दोस्तों एक बार फिर से आ गया हूं मैं हर्ष वर्मा आपके फेवरेट चैनल अल्फा बीटा एंड गामा वर्मा पर एक और नई वीडियो लेके। आज का टॉपिक है हमारा ईडियम्स एंड फ्रेजेस। अब ये ईडियम्स एंड फ्रेजेस होते क्या हैं और आपके कहाँ का यूज़ होंगे मैं आपको वो बताता हूँ। ईडियम्स एंड फ्रेजेस का मतलब होता है लकोक्ते और मुहावरे, लकोक्तियाँ और मुहावरे जो आपको अपनी इंग्लिश राइटिंग एंड इंग्लिश स्पीकिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। सपोज आप अगर इंग्लिश राइटिंग का एग्जाम्पल ले, आपको आर्टिकल्स लेटर उनमें अच्छी अच्छी लाइनें लिखने में ये ईडियम्स एंड फ्रेजेस काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी और आपका इंप्रेशन काफ़ी अच्छा बढ़ाएगी। अब अगर हम बात करें इंग्लिश स्पीकिंग की, सो आप अगर इन फ्रेजेस को अपनी डेली लाइफ में यूज़ करेंगे सो आपका आपके फ्रेंड्स के सामने, अपने टीचर्स के सामने, या अगर आप किसी इंटरव्यू में जाते हैं तो आपका वहाँ पे भी इंप्रेशन काफ़ी अच्छा पड़ने वाला है। इस वीडियो में मैं आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट 20 ईडियम्स एंड फ्रेजेस बताने वाला हूँ, बट आप लोगों के लिए मेरे पास एक सरप्राइज़ है जो मैं आपको वीडियो के लास्ट में एक क्वेश्चन के द्वारा पूछने वाला हूँ। सो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो हम स्टार्ट करते हैं। हमारी फर्स्ट फेज या ईडियम है वो है अ हार्ड नट टू क्रैक। ये मैं आपको वो फेजेस बता रहा हूँ जो आप अपनी डेली लाइफ में भी यूज़ कर सकते हैं और आप कहीं इंग्लिश स्पीकिंग या राइटिंग में भी इजीली यूज़ कर सकते हैं और आपको याद भी इजीली हो जाएंगे। वीडियो के साथ साथ ही आपको याद करवाने की गारंटी मैं लेता हूँ। सो हमारी फर्स्ट है अ हार्ड नट टू क्रैक। मतलब नट का मतलब क्या? नट का मतलब आप ले लीजिए अखरोट या कोई भी ऐसी अखरोट नट वाली चीज़। अब वो काफ़ी हार्ड होते हैं, उनको तोड़ना काफ़ी मुश्किल होता है। अ हार्ड नट टू क्रैक, इसका यही मतलब भी बन गया मुश्किल का काम करना। कोई काम जो काफ़ी हार्ड था आपने वो कर दिया। जैसे यूपीएससी का एग्ज़ाम क्लियर करना सबके बस की नहीं होता, काफ़ी मुश्किल माना जाता है। सो अगर कोई उसको यूपीएससी का एग्ज़ाम क्लियर कर लेता है तो उसके ऊपर ये फेज एकदम सुटेबल बैठेगी। नेक्स्ट है हमारी टर्म जो है माइट इज़ राइट। अब माइट शब्द से आप क्या समझते हैं? माइट वर्ड पकड़िए। माइट वर्ड का मतलब होता है काफ़ी ज़्यादा बड़ा, बहुत बड़ा। बड़ा बड़ा मतलब पैसों में भी और ताकत में भी काफ़ी बड़ा व्यक्ति। अब माइट इज़ राइट इसका मतलब क्या? जो धनी व्यक्ति है, जो शक्तिशाली व्यक्ति है, वह ही हमेशा सही होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि अगर कोई, वैसे तो अब काफ़ी कम हो गया है ये, बट पहले के ज़माने में काफ़ी होता था कि जो अमीर लोग हैं वो गवाह खरीद लेते थे और अपने आप को सही प्रूफ कर देते थे। सो शक्तिशाली व्यक्ति ही सही होता है, ये माना जाता था। थर्ड है हमारी फेज पेइंग थ्रू नोज। अब नाक से कैसे पे कर सकते हैं हम? अगर आपने शॉपिंग की सो आप नाक से तो पे नहीं कर सकते ना, पे तो आपको अपनी पॉकेट से ही करना पड़ेगा। बट इससे आप क्या समझते हैं? जब आपको जुकाम हो जाता है तो आपकी नोज़ काफ़ी ज़्यादा रनी हो जाती है। सो उसी से इसको रिलेट किया गया है पेइंग थ्रू नोज। ज़रूरत से ज़्यादा खर्चा करना, ज़्यादा ही बहा देना, पैसे को ज़्यादा बहाना, वो भी बेकार की चीज़ों पे। सो उस टर्म को हम कहते हैं पेइंग थ्रू नोज। फोर्थ क्वेश्चन है फोर्थ फेज है हमारी अ रेड लेटर डे। अब रेड लेटर डे मतलब एक ऐसा दिन जिसको आप लाल रंग या समझ लीजिए खून से लिख सकते हैं। जैसे इंडिया की हिस्ट्री में 15 अगस्त 1947 एक रेड लेटर डे है, एक स्पेशल डे है जिस दिन हमें इंडिपेंडेंस मिली थी। वो इंडिया के लिए खास दिन है, स्पेशल डे है और रेड लेटर डे है। फिफ्थ फेज है हमारी कीप एट बे। अब बे का क्या मतलब होता है? आपने सुना होगा बे ऑफ बंगाल। सो बे का मतलब होता है खाड़ी। अब कीप एट बे, किसी को खाड़ी पे रखना, किसी को अपने आप से दूर रखना, उससे दूरी बना के रखना। जैसे कि आप एग्जाम्पल ले सकते हैं कि अभी तक साउथ अफ्रीका एक बार भी वर्ल्ड कप नहीं जीता है। सो वो वर्ल्ड कप और साउथ अफ्रीका कीप एट बे है, एक दूसरे से उन्होंने दूरी है अभी तक उनकी। अब आगे देखते हैं अगर हिस्ट्री चेंज होती है तो। सिक्स्थ टर्म है हमारी फॉर गुड। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी ज़्यादा यूज़ होने वाली टर्म है जो कि है फॉर गुड, मतलब हमेशा के लिए। फॉर गुड मतलब हमेशा के लिए। अगर आपने कोई कहीं पे इन्वेस्टमेंट करी है तो वो आपने फॉर गुड करी है, हमेशा के लिए की है। सो ये थे हमारे फर्स्ट 6 फेजेस। अब हम चलते हैं हमारे आगे के फेजेस पे। सो हमारी 7th जो फेज है वो है ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन मतलब लॉकडाउन नहीं, ब्रेक डाउन।
ब्रेक का मतलब तो किसी चीज़ को तोड़ना होता है, बट नहीं, ब्रेक डाउन का दो मीनिंग होते हैं, मैं आपको दोनों बताता हूँ। पहला मीनिंग होता है रो पड़ना। आपने कभी भी देखा होगा कि कोई सेलिब्रिटी या कोई भी फेमस पर्सनैलिटी मीडिया के सामने अगर उस रो देती है, सो क्राई वर्ड यूज़ नहीं किया जाता है, ब्रेक डाउन वर्ड यूज़ किया जाता है। जब कोई इमोशनल सिचुएशन में आके कोई रो पड़ता है तब एक टर्म यूज़ की जाती है जो कि है ब्रेक डाउन। अब ब्रेक डाउन का ही एक और मीनिंग होता है जो कि आपने बसेस पे काफ़ी टाइम पढ़ा होगा। ब्रेक डाउन का एक मतलब होता है खराब होना। अगर कोई बस खराब हो जाती है तो उसके ऊपर डिजिटली लिखा आता है कि खराब हो गई है, जैसे आप अभी स्क्रीन पे अपनी देख पा रहे हैं। 8th टर्म है हमारी गेट इनटू हॉट वाटर। इमेजिन करिए आप शावर लेने गए, शावर आप ले रहे थे, काफ़ी ठंड का टाइम था, बट आपको गर्म पानी चाहिए था, बट वो एक्सट्रीमली हॉट एकदम उबलता हुआ पानी आ गया। सो आप उस टाइम पे क्या फील करेंगे? क्या आप किसी मुसीबत में आ गए हैं? गेट इनटू हॉट वाटर आ गए हैं। उसी तरह अगर आप किसी मुश्किल में पड़ जाते हैं, सो आप उस टर्म को एक्सप्लेन करने के लिए ये कह सकते हैं गेट इनटू हॉट वाटर, कि आप किसी मुश्किल में आ गए हैं। 9th जो फेज है हमारी, बी बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून इन माउथ। ये टर्म भी आपने काफ़ी ज़्यादा किसी रियलिटी शोज या फिर किसी फेमस पर्सनैलिटी के मुंह से सुनी होगी, आई एम नॉट बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून इन माई माउथ। इसका क्या मतलब है कि किसी सिल्वर स्पून किसके पास होगी? जो काफ़ी अमीर व्यक्ति होगा। अब वो खाना अगर कोई बच्चा सिल्वर की स्पून से खाना खाता है, सो ये तो हमें पता चल रहा है कि वो काफ़ी अमीर है भाई। हम यहाँ मेटल की से खाते हैं, बट वो इतना अमीर है कि वो सिल्वर की स्पून खाना खाने के लिए अफोर्ड कर सकता है। सो इसका मतलब होता है धनी परिवार में पैदा होना, या फिर एक ऐसे परिवार में पैदा होना जिसमें उसको सारे रिसोर्सेज मिलेंगे, उसको कोई काम करने की टेंशन नहीं है, उसको जमा जमाया बिजनेस मिलेगा। सो उस व्यक्ति को हम कह सकते हैं डेट ही इज बोर्न विद अ सिल्वर स्पून इन हिज माउथ। 10th जो हमारी टर्म है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टर्म है, जो कि है कटिंग द रग। अब ये रग का मतलब क्या होता है? रग का मतलब होता है जो लंबे लंबे कारपेट्स नहीं यूज होते हैं शादी या किसी फंक्शंस वगैरह में, वो अब उनको कट करना, वाला उनको फाड़ देना। इसका मतलब हुआ पागलों की तरह नाचना। आपने काफ़ी बारात या फिर कहीं जगहों पे देखा होगा कुछ लोग पागलों की तरह नाचते हैं। सो उनको हम यूज़ कर सकते हैं, या फिर किसी को कोई चीज़ अगर एकदम ओवर लिमिट मिल जाए, सो वो उस खुशी के मारे भी पागलों की तरह नाचने लगता है। सो उस सिचुएशन में हम कहेंगे दैट ही इज कटिंग द रग, मतलब वो पागलों की तरह नाच रहा है। 11th टर्म है हमारी फिश आउट ऑफ वाटर। अब अगर आप किसी मछली को पानी से बाहर निकाल दोगे, सो वो क्या करेगी? तड़पेगी, अनकंफर्टेबल फील करेगी, बेचैन हो जाएगी। सो उस टाइम जो उसकी सिचुएशन होगी उसको हम देख के कह सकते हैं फिश आउट ऑफ वाटर। या फिर अगर किसी इंसान को, जैसे अभी हम लॉकडाउन में अपने घर में कैद हो गए थे, सो हम लोग काफ़ी अनकंफर्टेबल हो गए थे, हमें बाहर जाने की आदत थी, बट हम कैद कर दी गई थी। नेक्स्ट टर्म है हमारी अ हार्ड नट टू क्रैक। ये तो अभी मैंने आपको बता दी, सॉरी मैंने दोबारा लिख दी। 13th टर्म है हमारी टू ईट अ हम्बल पाई। अब हम्बल पाई मतलब किसी को माफ़ी के लिए मजबूर करना। कुछ लोग ऐसे ढीठ टाइप के होते हैं ना, जो इतनी आसानी से माफ़ी नहीं मांगते हैं, सो उनको माफ़ी मांगने के लिए मजबूर जब हम कर देते हैं तब हम उसको कहते हैं टू ईट अ हम्बल पाई। और अगर आपके टेंसेस भी वीक हैं, सो डोंट वरी, मैंने उसके लिए भी आपको एक वीडियो काफ़ी अपनी सीरीज चला रखी है जिसमें मैंने आपको पूरे टेंसेस डिटेल रूल्स एंड एग्जाम्पल्स के द्वारा समझाई है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन पे आपको उसका लिंक मिल जाएगा। हमारी 14th फेज है जो कि है हस्बैंड अवर रिसोर्सेज। अब कोई भी हस्बैंड होता है, अगर उसकी वाइफ उसको शॉपिंग के लिए पैसे मांगती है तो मना करते हैं, या फिर हम कहते हैं कि सेव करो। सो उसी तरह इसको भी कहा है बचत करना। हस्बैंड और रिसोर्सेज का मतलब है बचत करना। 15th टर्म या 15th फेज जो है हमारी वो है ब्लोइंग ऑन ट्रम्पेट। ट्रम्पेट मतलब आपने काफ़ी सुना होगा, एक बाजा भोपू सा बजाने का होता है जो कि काफ़ी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में यूज़ होता है, काफ़ी गानों में भी यूज़ होता है। अब ब्लोइंग अवर ट्रम्पेट मतलब अपना बाजा खुद बजाना, मतलब अपनी तारीफ खुद करना। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, जान जान के अपनी तारीफ खुद करते हैं कि मैं इन कपड़ों में काफ़ी अच्छा लग रहा हूँ, मेरे को ये नेकलेस पसंद है, ये वो। उस टाइप की जब सिचुएशन बनती है तब हम कहते हैं ही इज़ ब्लोइंग हिज ओन ट्रम्पेट।
16th क्वेश्चन है हमारा, अ फ्लैश इन पैन। मतलब फ्लैश इन पैन मतलब फ्लैश मतलब एक तरीके से आप लाइट मान लीजिए, रोशनी। इन पैन, अब पैन पैन चलो देसी भाषा ही ले लेते हैं, तवा। कभी आपने तवे में लाइट जलती देखी है? वो तो कभी कभार का काम है, अगर लाइट के नीचे रख दिया तो उसमें थोड़ा चौंधा सा लग जाता है, बट उसको आप अपने होल्डर या ट्यूबलाइट की जगह तो नहीं लगा सकते ना। मतलब वो तुक्के से कोई काम हो गया कि फ्लैश पैन में जो है वो थोड़ी सी रोशनी जल गई। सो उसी तरीके से तुक्के से कोई काम अगर हो जाता है, सो उस कंडीशन को हम कहते हैं अ फ्लैश इन पैन। 17th टर्म है हमारी ऑफ एंड ऑन। अब ये दो वर्ड आपने एक जगह पढ़े होंगे हमारे इलेक्ट्रिकल स्विचेस पे, या देसी भाषा में कहूँ तो खटकों पे। ऑफ एंड ऑन, ऑफ एंड ऑन मतलब हम कभी ऑफ करते हैं कभी ऑन करते हैं, कभी ऑफ करते हैं कभी ऑन करते हैं। इस सिचुएशन में जब ऐसी होती है, जो काम कभी कभी होने वाले होते हैं, उस सिचुएशन को हम कहते हैं ऑफ एंड ऑन। हमारी जो 18th फेज है वो है हैविंग समथिंग अप योर स्लीव। अब सोचिए, आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हैं, आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा, या कोई मान लीजिए कोई नालायक बच्चा पेपर नहीं आता, उसको काफ़ी यूँ होगा कि मैं यार क्या करूँ, सारे उसने चीटिंग के ट्राई कर ली, सबसे पूछ लिया, बट उसको कहीं से भी कुछ पता नहीं चला। अब उसने ध्यान दिया कि उसकी स्लीव में उसने कुछ नोट्स बना के रखे हुए हैं, जो छुपा के रखे हुए हैं चीटिंग के पर्पज़ से। सो उसके पास वो एक लास्ट उम्मीद है कि मैं उसकी स्लीव में कुछ आइडिया है कि मैं इनसे भी चीटिंग कर सकता हूँ। सेम वही सिचुएशन, कोई आइडिया होना, मतलब सारे रास्ते बंद हो चुके हैं बट एक लास्ट का रास्ता या एक लास्ट की खिड़की दिख जाना, उसको हम बोलते हैं हैविंग समथिंग अप योर स्लीव्स। 19th जो हमारी फेज है वो है एवरी डॉग हैज़ हिज डे। ये बात आपने काफ़ी फिल्म में भी सुनी होगी कि हर कुत्ते का दिन आता है। एवरी डॉग हैज़ हिज डेज, इसका क्या मतलब है? मतलब हर व्यक्ति का दिन आता है, मतलब हमें किसी को छोटा बड़ा नहीं समझना चाहिए, हर व्यक्ति का अपना अपना दिन आता है। 20th जो हमारी टर्म है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म है, जो कि है शीट एंश्योर। इसका क्या मतलब हुआ? आपने काफ़ी बार मैचेस में देखा होगा, मान लीजिए जो आपका ओपनर्स हैं वो काफ़ी 10 रन्स पे ही मान लो दोनों आउट हो गए, आपका थर्ड प्लेयर भी आउट हो गया, फोर्थ भी आउट हो गया, फिफ्थ भी आउट हो गया, बट जो सिक्स्थ प्लेयर था उसने सेंचुरी लगा दी। सो वो आपके लिए एक ऐसा प्लेयर बन गया जो आपकी टीम मुश्किल में थी, आपकी टीम को मुश्किल से निकालने में जो व्यक्ति का यही मतलब हुआ, जो आपको मुश्किल में आपकी हेल्प करे, वो व्यक्ति जो मुश्किल में आपके काम आए। सो ये थे मेरे अकॉर्डिंग 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड इडियम्स एंड फ्रेजेस। अब मैं आपको वो सरप्राइज बताता हूँ जो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था। मैं आप सबके लिए एक क्वेश्चन या एक फेज लेके आया हूँ, जिसका आंसर आपको मुझको कमेंट सेक्शन में बताना है, और जिन 5 स्टूडेंट्स का या 5 लोगों का जो ये कमेंट का आंसर सही होगा और जो सबसे पहले 5 होंगे, उनको मैं अपने नेक्स्ट वीडियो के थंबनेल पे उनके नाम और वीडियो में उनके नाम और उनका कमेंट जो सही था वो भी बताने वाला हूँ। सो मैं चाहूँगा कि आप सब ट्राई करेंगे कि आपका आंसर सही हो और आपका भी नाम थंबनेल और वीडियो में आ सके। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो और लगा हो कि ये मेरे काम आ सकती है, सो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखिए, ताकि आपको मेरी सारे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके सबसे पहले। थैंक यू।